दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है कानपुर। और इसी कानपुर के अंदर एक जगह लगती है कोयला नगर कॉलोनी। और ये जो कोयला नगर कॉलोनी है, इसी कॉलोनी के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं, इनका नाम है राजेश गौतम। राजेश गौतम की उम्र तकरीबन 41 साल के आसपास है। पेशे से एक टीचर हैं, लेकिन टीचिंग के साथ साथ ये प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी थी, इनका जो रसूख था, इनका जो नाम था, ये पूरे इलाके के अंदर था। इनकी लगभग 45 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति बताई जाती है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। और राजेश गौतम की एक पत्नी जिसका नाम उर्मिला उर्फ पिंकी, और टोटल इनके 2 बच्चे भी हैं। ये परिवार, पैसे की इस परिवार के पास में कोई कमी नहीं है। परिवार हंसी खुशी अपनी बेहतर ज़िंदगी बिता रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में एक तारीख आ जाती है, 1 नवंबर साल 2023। और इस 1 नवंबर साल 2023 को सुबह का वक्त होता है कि राजेश गौतम उठते हैं और उठने के बाद में ये सीधा मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं। घर पर अमूमन जाया ही करते थे। लेकिन दोस्तों, राजेश गौतम इस 1 नवंबर साल 2023 को जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तो उसके बाद फिर कभी वो लौट कर नहीं आए। दरअसल दोस्तों, उसके बाद में पुलिस ने राजेश गौतम की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लिया और इस डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। इस केस के अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं जिससे पुलिस इस पूरे केस के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। पुलिस को भी यही लग रहा था कि एक रोड एक्सीडेंट का मामला है। उसके बाद में परिवार वाले जो है अपनी सहमति जताएंगे और उसके बाद में डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के बाद में परिवार वालों को सौंप दी जाएगी। उसके बाद में इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजेश गौतम के जो भाई थे और राजेश गौतम के एक भतीजे थे जो कि नेवी में काम किया करते थे, उनको ये जो मौत थी, ये मौत कोई रोड एक्सीडेंट नहीं लग रही थी, बल्कि उनको ये सोची समझी एक साजिश लग रही थी। इसलिए राजेश गौतम के जो भतीजे होते हैं वो पुलिस से कहते हैं कि साहब, ये कोई रोड एक्सीडेंट का मामला नहीं है, बल्कि ये जीती जागती एक साजिश है। और मुझे शक है कि कहीं ना कहीं इसमें राजेश गौतम की पत्नी, यानी जो हमारी चाची हैं उर्मिला उर्फ पिंकी, इनका हाथ है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को थोड़ा सा डाउट भी होता है। अब पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि अगर कहीं से किसी के ऊपर शक जताया जा रहा है तो इस पूरे मामले में हमें उस स्तर से भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। दोस्तों, जिस मौत को पुलिस वाले अभी तक एक्सीडेंट की मौत मान रहे थे, और अभी भी पुलिस वालों को ऐसा ही लग रहा था कि ये एक्सीडेंट की मौत है और जो भतीजा है ये बेवजह में अपनी चाची के ऊपर शक कर रहा है। लेकिन अगर शक जताया गया था तो इन्वेस्टिगेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके बाद में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले उस पूरे एरिया के ऐसे सीसीटीवी फुटेज खंगालती है जिसमें जो राजेश गौतम थे, जब ये 1 नवंबर साल 2023 को मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तो उस समय की कोई तस्वीर अगर सीसीटीवी कैमरा में मिल जाती है तो शायद इस पूरे केस के अंदर कुछ ना कुछ पुलिस के हाथ लग सके। अब दोस्तों, 1 नवंबर साल 2023 की जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है तो आखिरकार एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है जिसमें राजेश गौतम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक से पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को जब देखती है तो उसको प्रीवियस यानी बैक कर देखती है, बैक करती है, फिर से स्लो मोशन में देखती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जब राजेश गौतम यहाँ से निकल के जा रहे थे तो उस समय एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही राजेश गौतम आगे निकलते हैं, ये गाड़ी भी उनके पीछे निकलती है। यानी अब पुलिस जिस एंगल पर छानबीन कर रही थी, इस एंगल के अंदर पुलिस को एक बहुत बड़ा क्लू मिल चुका था। यानी जिस हत्या को पुलिस वाले अभी तक नॉर्मल सी डेथ समझ रहे थे, एक्सीडेंट की डेथ समझ रहे थे, अब वो मामला एक्सीडेंट की डेथ से निकलकर सीधा हत्या का मामला आ चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार हत्या किसने की थी, कातिल कौन था और कत्ल करने के पीछे क्या मोटिव रहा होगा। तो इस लिहाज से पुलिस सबसे पहले जो राजेश गौतम होते हैं, उनकी जो पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी होती है, इसे बुलाते हैं। इसे बुलाने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारे पति की हत्या हुई है, तुम बताओ कि तुम्हारा हाल फिलहाल में तुम्हारे पति का किसी से कोई झगड़ा हुआ, किसी से कोई बड़ा पैसों का लेन देन, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर जिसके ऊपर तुम्हें कोई शक हो। तो जो पत्नी उर्मिला होती है वो कहती है कि साहब, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ में मेरे पति का कोई झगड़ा, कोई रंजिश हो, और ना उनकी कभी किसी से कोई कलह हुई, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन। तो साहब, मुझे किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। मेरे पति की नेचुरल डेथ है, एक्सीडेंट में डेथ हुई है। मैं किसी को भी, किसी भी बेगुनाह को फंसाना नहीं चाहती हूँ। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस महिला के बयान दर्ज कर लेते हैं। पुलिस ने भले ही उर्मिला उर्फ पिंकी के बयान दर्ज कर लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को उर्मिला की बातों पर थोड़ा बहुत डाउट हुआ था। लेकिन महज एक डाउट के आधार पर उर्मिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। उर्मिला को अरेस्ट करने के लिए उसके खिलाफ प्रॉपर सबूत चाहिए थे। इसलिए पुलिस फैसला करती है कि उर्मिला की कॉल डिटेल्स को हम लोग खंगालेंगे। और दोस्तों, जब उर्मिला की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो यहाँ से पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिलती है। दरअसल 1 नवंबर साल 2023 को जिस दिन राजेश गौतम जी की हत्या की गई थी,
उसी दिन उर्मिला के मोबाइल पर सुबह सुबह एक नंबर से कॉल आया था। बात भले ही महज कुछ सेकंड हुई थी, लेकिन इस कुछ सेकंड की कॉल ने पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड दे दी थी, क्योंकि सुबह सुबह उर्मिला के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आना और उसी समय उर्मिला के पति की मॉर्निंग वॉक के दौरान एक्सीडेंट कर उनकी हत्या करना, ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं किसी तरफ किसी भी एंगल पर कुछ तो इशारा कर रही थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले उस नंबर की और डिटेल्स निकलवाते हैं कि ये नंबर किसका है और किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, ये व्यक्ति कौन है और इसका क्या उर्मिला उर्फ पिंकी के साथ में कोई रिलेशनशिप है। अब दोस्तों जब इस बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर तो शैलेंद्र उर्फ सोनकर नाम के व्यक्ति का है, जो पेशे से एक राजमिस्त्री है। अब जब इस तरीके की डिटेल्स पुलिस को मिलती है तो पुलिस को ये लगता है कि शैलेंद्र सोनकर जो पेशे से एक राजमिस्त्री है और एक महिला उर्मिला उर्फ पिंकी जो कि एक करोड़पति महिला है, तो आखिरकार इन दोनों का क्या कनेक्शन होगा और ये व्यक्ति आखिरकार उर्मिला को क्यों कॉल करेगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस को मजबूर करती हैं कि पुलिस वाले उर्मिला उर्फ पिंकी को उठाएं और उससे पूछताछ करें, और पुलिस वाले वैसा ही करते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र और उर्फ सोनकर इसको उठाते हैं, साथ के साथ उर्मिला उर्फ पिंकी इसको उठाते हैं। उठाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ करते हैं। ये दोनों पुलिस को गुमराह करने की हर वो कोशिश कर लेते हैं जो इन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों ये कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम थे नहीं। लिहाजा पुलिस जब इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस की सख्ती के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और उसके बाद ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दरअसल शैलेंद्र बताता है कि साल 2001 की ये बात है कि जो राजेश गौतम जी हैं ये प्रॉपर्टी का काम किया करते थे और कुछ भी अगर काम रहता राजमिस्त्री का तो ये मुझसे ही उस काम को किया कराते थे। अब जब मैं इनके घर लगातार आने जाने लगता हूँ तो इसी दौरान उर्मिला उर्फ पिंकी की जो दोस्ती होती है वो इस शैलेंद्र राजमिस्त्री के साथ में हो जाती है। अब इसके साथ में जब दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है। प्यार जो था वो नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाता है। अब दोस्तों एक करोड़पति महिला और दूसरी तरफ एक राजमिस्त्री। जब कभी भी राजेश गौतम जी अपने घर से बाहर रहते, काम के सिलसिले में अक्सर उन्हें बाहर ही रहना होता, उसी समय जो उर्मिला उनकी पत्नी थी वो अपने ही राजमिस्त्री के साथ में, शैलेंद्र के साथ में आपत्तिजनक तरीके से उसके साथ में रिलेशनशिप में थी। दोस्तों कहा जाता है कि इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाती और इस बारे में आखिरकार राजेश गौतम जी को खबर चल जाती है। जब उनको खबर चलती है इस बारे में तो वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन जो पत्नी थी वहाँ पर ड्रामा खड़ा कर देती है। वो कहती है कि ये तुम किस तरीके की घटिया सोच रखते हो, तुम किस तरीके की बातें अपनी पत्नी के लिए कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राजेश गौतम जी को ये पूरा यकीन था कि जो उनकी पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी है ये उनके ही राजमिस्त्री शैलेंद्र सोनकर के साथ में अनैतिक रिश्तों में है, और इसी वजह से जो राजेश गौतम जी होते हैं वो इस शैलेंद्र सोनकर का अपने घर पे आना पूरी तरीके से वर्जित कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो शैलेंद्र सोनकर और उर्मिला राजेश गौतम की पत्नी, इन दोनों को एक दूसरे की कुछ इस कदर आदत लग चुकी थी कि ये दोनों एक दूसरे को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातचीत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों को एक दूसरे की आदत कुछ इस कदर लगी हुई थी कि ये दोनों किसी भी हाल में एक दूसरे से जुदा रह नहीं सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो उर्मिला के पति राजेश गौतम जी थे उन्होंने शैलेंद्र का इस घर पर आना पूरी तरीके से वर्जित कर दिया था। लेकिन दोस्तों जब ये लोग फ़ोन पे बातचीत शुरू करते हैं तो उसके बाद मिलने मिलाने में बड़ी कठिनाई होती है। जब मिलने मिलाने में कठिनाई होती है तो उसी समय जो शैलेंद्र था और जो उर्मिला थी राजेश गौतम की पत्नी, ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और इन्होंने कहा कि राजेश गौतम को अगर हम लोग रास्ते से हटा दें तो उसकी लगभग 45 करोड़ रुपए की संपत्ति और साथ के साथ उसका 3 करोड़ रुपए का बीमा है वो भी हमें मिल जाएगा। अब बीमे की रकम चाहिए थी, इसीलिए इस मौत को एक्सीडेंटल मौत भी दिखाना था, इसीलिए हमने एक ड्राइवर हायर किया, एक गाड़ी हायर की, 2.5 लाख रुपए में सौदा हुआ और उसके बाद में इस पूरे हत्याकांड को हमने अंजाम दिया। यकीनन दोस्तों जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया था तो वाकई पुलिस भी हैरान थी कि एक महिला जो अपने पति के साथ 45 करोड़ रुपए की संपत्ति पर राज कर रही है और उसका 3 करोड़ का बीमा भी है, उसने अपने प्रेमी, मामूली से प्रेमी जो कि एक राजमिस्त्री है, उसके साथ मिलकर अपने पति की कत्ल की साजिश रच डाली। और इसमें शैलेंद्र का एक चचेरा भाई जिसका नाम विकास सोनकर था वो भी शामिल था। विकास सोनकर पुलिस को बताता है कि इन लोगों ने मुझे पार्टनर बनाया था, यानी इस राजेश गौतम की मौत के बाद में ये लोग जो कंपनी बनाने वाले थे उसमें मुझे 50-50 का पार्टनर जो है वो किया जाने था। बहरहाल दोस्तों इस पूरे केस का खुलासा भी हुआ और आप लोगों ने देखा कि इनके जो मंसूबे हैं वो धरे के धरे रह गए और उसके बाद में ये अपनी पूरी पार्टनरशिप, पूरा बिजनेस जो है वो जेल के अंदर करेंगे। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।